आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ये हमारा लाइट जो चैप्टर चल रहा था फिजिकल साइंस का, उसी का 10th यानी 10वां नंबर वीडियो है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले 1 से लेकर 9th नंबर वीडियो नहीं देखा है या कोई भी वीडियो देखा है आधा अधूरा फेयर नहीं बनाया है तो उसको जाके जल्दी से पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही 10th नंबर वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पे चैप्टर नंबर 5 को प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप जाके उन वीडियो को आपका देख सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से एंजॉय करके उसको नोट्स डाउन करके, ठीक है, और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैसा कि तुम लोगों को पता है जो समतल दर्पण पे परावर्तन कैसे होता है, परावर्तन का नियम का पालन कैसे होता है वो हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब ये गोलीय दर्पण पे भी मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा जो ये है सतह है उस पर भी परावर्तन के नियम का पालन होता है क्या, उस चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग का इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि प्रकाश किरणें ऐसे आई ऐसे कैसे मुड़ गए, क्या यहाँ परावर्तन का नियम का पालन नहीं होता, हाँ होता है। देखिए कैसे, पहला हम लोग करते हैं समतल दर्पण। जैसा कि आपको पता है अगर यहाँ कोई समतल दर्पण रहेगा, ऐसा समतल दर्पण को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ कोई समतल दर्पण रहेगा तो क्या होगा, प्रकाश किरणें ऐसे आएगी, इसे आपतित किरण कहेंगे, ये आपतन बिंदु होगा और यहाँ पे क्या होगा ऐसे 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 अभिलंब खींचेंगे और ये प्रकाश किरणें इधर ऐसी चली जाएगी, ठीक है। तो ये अगर आई है तो ये आर होगा और आई इक्वल टू हमेशा क्या होगा आर होगा। ये आप लोग को पता है। ये समतल दर्पण के लिए परावर्तन के चित्र बनाने पड़ेगा। अगर आपसे पूछेगा समतल दर्पण के लिए परावर्तन के नियम का चित्र बनाने, ठीक है। तो आपको पता है परावर्तन के आपतित किरण, परावर्तित अभिलंब ऐसे करके आप बना सकते हैं। समतल दर्पण में ये अभिलंब खींचना पड़ता है, आपतित और परावर्तित ऐसा होता है। परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है तो वहाँ परावर्तन के नियम का पालन होता है, ठीक है। लेकिन क्या भैया गोलीय दर्पण पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वहाँ भी क्या परावर्तन के नियम का पालन होता है, हाँ होता है। देखो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, हम लोग समतल के लिए पढ़ चुके हैं। अब मेरा दर्पण कौन सा आता है, आपका आता है अवतल और उत्तल। तो पहले हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं कि अवतल दर्पण पर अगर आपको बोल दिया कि परावर्तन के नियम का पालन कैसे होता है, उस पर आपतित किरण कैसे बनाएंगे, परावर्तित किरण कैसे बनाएंगे, अभिलंब कैसे बनाएंगे, आपतन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण क्या होगा, इन सब चीज़ों को दिखा तो वहाँ पे आप कैसे दिखाइएगा, ठीक है। जैसा कि आपको हर जगह ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आप अवतल दर्पण बना लीजिएगा। अवतल दर्पण कैसे, ऐसा कोई सतह लेंगे तो क्या होगा दर्पण बनेगा, ठीक है। अब इसका बाहर वाला तल अगर परावर्तक तल बन जाएगा तो क्या होगा आपका अवतल दर्पण कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं भैया। और ये प्रधान अक्ष ये P, यहाँ पे F होगा और यहाँ पे C होगा, ठीक है। F यहाँ पे क्यों प्रधान अक्ष ऐसे आएगा ऐसे आएगा तो वहाँ पे मिलेगी तो वहीं पे F होना चाहिए, ठीक है। अब ये अवतल दर्पण है, क्या है अवतल दर्पण है, इतना आप लोग को पता है। अगर समझ लो इसके प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, भैया हमेशा समानांतर आएगी क्या, नहीं हमेशा समानांतर नहीं आएगी, कुछ टेढ़ी मेढ़ी भी आएगी, उसको भी अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कहाँ से आएगी तो कहाँ से आएगी। अभी समझ लो प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है। अभी तुमको पता है ये अंदर वाला तल क्या है, परावर्तक तल है। जैसा कि यहाँ पे तुमको पता ये वाला तल क्या है, परावर्तक तल था। परावर्तक तल से प्रकाश की किरणें आके टकराई तो टकरा के इधर चल जाएगी तो ये वाला तल क्या होगा, ये वाला जो अंदर वाला तल क्या होगा परावर्तक तल। तो ये वाला जो किरण होगा इस समय क्या होगा आपतित किरण, क्योंकि यही क्या परावर्तक तल की तरफ जा रही है तो आपतित किरण। याद रखना डायग्राम को अच्छे से। अब यहाँ पे आके पड़ेगी, यहाँ पे आके पड़ेगी तो ये बिंदु क्या कहलाएगा आपतन बिंदु। ये आप लोग को पता होगा, ये सब डेफिनेशन हम लोग पहले बना दिए। जैसे यहाँ पे ये क्या होगा, ये बिंदु आपतन बिंदु होगा, ठीक है। अब तुमको पता है इस बिंदु पर आपतन बिंदु पे हमको इस बिंदु पे क्या करना है, अभिलंब खींचना है, क्योंकि आपतित किरण ये है, आपतन बिंदु ये है। तो आपतन बिंदु पे हमेशा जो अभिलंब खींचा जाता है वो आपतन बिंदु पे खींचा जाता है। तो इस गोलीय दर्पण के ये आपतन बिंदु मतलब इस बिंदु पर अभिलंब खींचना है। तो बताओ कि गोलीय दर्पण के किसी बिंदु पर अभिलंब क्या होता है, उस बिंदु और उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को, मतलब इसको मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी ऐसे,
ऐसे मिलाती हुई जाएगी, ठीक है। तो आप लोग स्केल से अच्छे से बनाना, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे मिलाते हुए सीधी जाएगी। इस बिंदु, ये जो डॉटेड लाइन बना है वो क्या होगा, इस बिंदु पर स्थित अभिलंब, आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब। तो ये आपतित किरण और ये वाला जो क्या होगा, ये वाला जो लाइन खींचे वो क्या कर रहा है, इस बिंदु और इसको मिलाने का काम कर रहा है। तो जैसे अभिलंब यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे अभिलंब क्या होगा, ऐसे होगा। तो ये क्या होगा, अभिलंब। दिक्कत आपको पता है, ये आपतन कोण होगा, ये क्या होगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है, ये आप लोग को पता है, ठीक है। अब क्या होगा बोलो, आपतन कोण के बराबर इधर क्या बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा। आपतन कोण के बराबर इधर क्या बनेगा, परावर्तन कोण। तो उतना ही कोण इधर बना के प्रकाश किरण क्या होगा, इधर चली जाएगी, इधर। तो ये कोण क्या कहलाएगा, आपतन, ये किरण क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी गोलीय अवतल दर्पण पर भी क्या होता है, परावर्तन के नियम का पालन होता है। और यहाँ पे जो बोले थे ना, प्रकाश किरण यहाँ आएगी, यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ से प्रकाश किरण गई तो अभिलंब खींचा, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए इधर से जा रही थी, और जाते समय वो क्या कर रही थी, प्रधान अक्ष को इस बिंदु पे काट रही है। उसी पर यहाँ से अगर जाएगी तो यहाँ से भी तुम अभिलंब ऐसे खींचेगा तो ये इधर जाएगी, और इधर जाते समय इसी बिंदु से गुजरेगी, इसीलिए इस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। मतलब सिंपल सा हम बताना चाहते हैं कि हाँ, अवतल दर्पण पर भी परावर्तन के नियम का पालन होता है, वहां पे भी अभिलंब बनता है। ये डॉटेड लाइन क्या अभिलंब है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर ही बनाते हुए इधर चली जाती है, जिसके कारण जाते समय जो भी प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें वो भी परावर्तन हुआ, जाते समय वो जिस बिंदु को काटती है उस बिंदु को फोकस करती है। ये सब हम लोग जानते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं, ये अगर चित्र आपको बोलेगा कि अवतल दर्पण के लिए परावर्तन के नियम का चित्र बना, तो ये चित्र को आप अच्छे से बना सकते हैं। सब कुछ यहाँ डिटेल में लिखा हुआ, आप लोग वहां लिख के दिखा सकते हैं। तो ये चीज अभी आपको समझ में आया, ठीक है। अब उत्तल दर्पण के लिए भी सेम चीज कर लेते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में भी परावर्तन के नियम का पालन होता है, तो वहां पे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इन सब चीजों को दिखाओ, तो आप अच्छे से दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर उत्तल दर्पण का हम बात करें तो ये समझ लो उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए उभरा हुआ तल क्या होना चाहिए, परावर्तक तल होना चाहिए। तो ये क्या होगा, परावर्तक तल होगा। अब यहाँ पे इसका क्या होगा, प्रधान अक्ष, यहाँ P, यहाँ पे C ऐसे होगा, ठीक है। अब आपको पता है, ठीक है, समझ लो कोई प्रकाश की किरण है, इधर से ही भेज सकते हो, इधर से। अगर हम इधर से भेजें या इधर से ही भेजते, ठीक है। इधर से अगर भेजे, इधर से भेजे तो ये किरण क्या कहलाएगी, इस समय ये किरण कहलाएगी आपकी, क्योंकि ये परावर्तक तल है। उत्तल दर्पण में क्या होगा, उभरा हुआ तल क्या होगा, चमकीला होगा, ठीक है। उभरा हुआ तल क्या होगा, चमकीला होगा, ठीक है। तो वो परावर्तक तल कहलाएगा, ठीक है। अगर ये परावर्तक तल है, अगर वो परावर्तक तल है तो क्या होगा, वहां परावर्तन होगा, क्योंकि ये आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण। ध्यान से देख सकते हो, ये आपतित किरण है। अब ये बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। अब आपको पता है, अगर यहाँ परावर्तन का नियम का पालन करवाना है, अगर परावर्तन के नियम का पालन करवाना है तो आपतन बिंदु पे हमको क्या खींचना पड़ेगा, एक अभिलंब। तो इस बिंदु पर हमको अभिलंब खींचना है, मतलब इस बिंदु और इसको मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहेंगे, इस बिंदु पर स्थित अभिलंब। दिक्कत, तो वो डॉटेड लाइन से जो दिखाया वो क्या है, एक्चुअली में अभिलंब है, इस आपतन बिंदु पर स्थित क्या, अभिलंब। अब आपको पता है, ये अगर अभिलंब है, ये अगर आपतित किरण है, तो ये कोण क्या होगा, आपतन कोण I होगा। ये कोण क्या होगा, आपतन कोण I होगा। और परावर्तन का नियम बोलता है आपतन कोण के बराबर ही क्या बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा। मतलब इधर में ये कोण क्या बनेगा, I के बराबर, इधर R बनेगा, ठीक है। और ये प्रकाश की किरण जो यहाँ से टकराने वाला, परावर्तन के बाद वो किधर जाएगी, देखो परावर्तन के बाद ये क्या होगा, इधर चली जाएगी। और इसको पीछे ले जाने पे आपको यहाँ फोकस पता चलेगा, ठीक है। इसको पीछे ले जाने पे फोकस पड़े थे ना, इस किरण जो बिखर के इधर चली गई, उसको पीछे ले जाए, जहाँ पे काटेगा वो फोकस होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है, देखो हम बोले थे ना प्रकाश किरण इधर चली जाती है, या प्रकाश किरण टकरा के इधर आती है, इधर से जाएगी तो इधर आएगी, ठीक है। वो क्यों होता है, वो परावर्तन के कारण ही होता है, वहाँ पे भी परावर्तन का नियम का पालन होता है। देखो ये आपतित किरण है, ये बीच में अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, गोलीय सतह पर अभिलंब कैसे करते हैं, उस बिंदु और सी को मिलाने वाली सीधी रेखा को उसका क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो ये क्या है, अभिलंब है। और यहाँ पे देखो अभिलंब और आपतन कोण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण के बराबर ही यहाँ पे क्या बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा, ठीक है। तो उतना डिग्री का कोण इधर बनेगा, ठीक है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। तो ये कोण बराबर होगा, तो प्रकाश किरण को इधर ही जाना चाहिए, तो ये इधर चल जाता है, ठीक है। इसी कारण देखोगे इधर रहेगा तो ये इधर चला जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अवतल दर्पण में परावर्तन, समतल
दर्पण में परावर्तन के नियम का चित्र, ठीक है, अवतल दर्पण पे परावर्तन के नियम का चित्र और उत्तल दर्पण पे परावर्तन का नियम का चित्र। मतलब किसी भी प्रकार का सतह हो, मतलब वो समतल हो या गोलीय हो, हर सतह पे परावर्तन के नियम का पालन होता है। नोट डाउन करके लिखना, नोट क्या, हर प्रकार के सतह पर परावर्तन के नियम का पालन होता है। आपतन कोण के बराबर ही परावर्तन कोण बनाती हुई प्रकाश किरण इधर चली जाती है, ठीक है। ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा और 30 का कोण बनाते हुए अभिलंब के साथ इधर आ जाएगी। अगर ध्यान से समझना, ठीक है, इसीलिए एक जगह इधर करी थी चीज़ों को इकट्ठा, इधर से अगर जाएगा, अगर हम बोले अगर इसको मिटाए, अभी तक समझ में आया, इसको अभी इतना कर लो, फेयर कॉपी में इतना ही करना है, ठीक है। अब हम थोड़ा गंदा करेंगे डायग्राम को, ठीक है। अगर प्रकाश किरण इधर से जाती भैया, आप इधर से जाती तो क्या होता है, इधर से जाती तो ये क्या कहलाता है, इस समय आपतन बिंदु, ये अगर आपतन बिंदु कहलाता है, ये आपतित किरण, तो आपतन बिंदु और सी को मिलाने वाले सीधे का क्या कहते हैं, हम अभिलंब कहते हैं। तो ये आपतन कोण कहलाता है अभिलंब, तो परावर्तन कोण इधर बनता, मतलब प्रकाश किरण को इधर जाना चाहिए। तो देख सकते हो, बोले तो इधर से जाएगा तो इधर आएगा, इधर से जाएगा तो इधर आएगा। मतलब वो हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, वो जो परावर्तन का नियम है ना, उसी नियम के अनुसार हम डायग्राम को पहले ही बना के दिखा दे रहे थे, ठीक है। अगर यहाँ से जाएगी तो ये आपतित किरण होगा, ये आपतित किरण होगा, ठीक है। तो ये आपतन बिंदु, और यहाँ पे अगर परावर्तन का नियम होगा तो यहाँ पे क्या खींचना पड़ेगा, अभिलंब ऐसे खींचना पड़ेगा, और ये आपतन कोण तो परावर्तन कोण इधर ही बनेगा, ठीक है, और वो इधर चलेगा। तो देखो यहाँ पे जो प्रधान अक्ष समानांतर किरणें एक जगह पे इकट्ठा हो रही थी, फोकस बना रही थी, ठीक है, और प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें अलग अलग दिशाओं में बिखर जा रही थी। वो किस कारण हो रही थी, वो परावर्तन के कारण ही हो रही थी, समझ रहे हो ना। वो कोई जादू मंत्र नहीं हो रहा था, वहाँ परावर्तन का नियम लग रहा था, इसी कारण वहाँ पे अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती थी और यहाँ एक ही दिशा में आ जाती थी, एक जगह इकट्ठा हो रही थी। समझ गए। तो ये चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छे से समझना, ठीक है। अभी इन चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है। स्केल उसकेल के साथ पेंसिल की सहायता से अच्छे से इसको नोट डाउन करो, आगे हम और पढ़ाते। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, आप लोग मिटाएंगे इसको थोड़ा देर में। समझ गया ना, जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। जितना भी आएगा अभिलंब बनेगा, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और इसमें जितना भी प्रधान अक्ष समानांतर आएगा, अभिलंब बनने के बाद ये इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा। तो सब जगह पे परावर्तन के नियम का मतलब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होते हुए ही प्रकाश किरण इधर उधर जाती है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं अभी, ठीक है, ओके। इस परावर्तन के नियम का पालन करते हुए कुछ और चीजें देख लेते हैं कि प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जाएगी तो कैसे कैसे होगा, ठीक है। उस चीज को बोलते हैं किरण आरेख का नियम। क्या बोलेंगे बाबू, किरण आरेख का नियम। किरण आरेख का नियम मतलब अब तक अभी हम अवतल दर्पण के लिए ही देखेंगे, जब उत्तल दर्पण का काम आएगा तो वहाँ हम उत्तल दर्पण के लिए ही बताएंगे। अभी जितना भी पढ़ाएंगे अभी अवतल दर्पण के लिए पढ़ाएंगे। किरण आरेख का नियम मतलब जैसे अभी बोले ना, प्रधान अक्ष से समानांतर जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, उसी प्रकार कहाँ कहाँ से प्रकाश की किरणें जाएगी और कहाँ कहाँ से परावर्तन के बाद वो गुजरेगी, उन्हीं सब चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो उसी को बोलते हैं किरण आरेख का नियम, ठीक है। पहला नियम क्या बोलता है, देखो समझ लो, अवतल दर्पण बना लिए, ये अवतल दर्पण के लिए सब कुछ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अवतल दर्पण अभी हम अवतल दर्पण के लिए पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी अवतल 2-3 वीडियो अवतल दर्पण पे ही पढ़ना है। फिर उत्तल दर्पण के लिए जब पढ़ाएंगे तो उसका भी किरण आरेख का नियम सेम है और थोड़ा नियम अलग है, उस चीज़ को डायग्राम अलग होता है, उसको हम समझाएंगे, ठीक है। अब ये अवतल दर्पण का, ठीक है, ये P है और ये C है। जैसा कि तुमको पता है, अगर ये अवतल दर्पण है तो प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, कहाँ गुजरेगी, यही चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं किरण आरेख का नियम। जैसा कि पता, अगर ये अवतल दर्पण है और ये प्रधान अक्ष है तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, बताओ तो फोकस से।
फोकस से F बिंदु से होकर ही गुजरेगी, मतलब जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी को तो फोकस बोल देते हैं ना, तो हम बोलेंगे फोकस से होकर ही गुजरेगी। और यहाँ पे अभिलंब परावर्तन के नियम का पालन होगा, हाँ होगा। यहाँ पे अभिलंब बनेगा, आपतन कोण के बाद परावर्तन कोण बनाते हुए इधर जाएगी, समझ गया, इधर से भी जाता तो फोकस से होकर ही गुजरेगा। तो किरण आरेख का पहला नियम समझ में आया, क्या है कि प्रधान अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन मतलब प्रकाश किरण टकरा के वापस उसी माध्यम में चल जाती है जहां से आई थी, उसी को परावर्तन के बाद दर्पण के फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। इस पॉइंट को याद रखना, मतलब कितनी भी अगर कोई भी प्रकाश किरण है, ठीक है, अगर वो प्रधान अक्षीय समानांतर है तो परावर्तन के बाद वो भी कहाँ से जाएगा, फोकस से ही होके जाएगा। इधर से भी अगर वो प्रधान अक्षीय समानांतर है तो भी परावर्तन के बाद कहाँ से होके जाएगा, फोकस से होके ही जाएगा। तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर ही गुजरती है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एमसीक्यू में पूछेगा कि किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें आ रही है तो बताओ दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहां से होकर गुजरेगी, ठीक है, गोलीय दर्पण के किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो फोकस वाला जो बिंदु है वहीं से वो गुजरेगी, मतलब उधर से ही आगे चली जाएगी। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अभी हम लोग परावर्तन के नियम में भी पढ़े थे, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। और सभी जगह पे परावर्तन का नियम का पालन होगा। यहाँ अभिलंब बनेगा, आपतन कोण के परावर्तन कोण बनाते हुए ही इधर से गुजरेगी, तब इसी बिंदु से होके गुजरेगी। समझ में आया ना? तो ये परावर्तन का पहला नियम है, ठीक है, सॉरी परावर्तन का पहला नियम नहीं, किरण आरेख का पहला नियम कि प्रधान अक्ष से समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। इसको मिटाते हैं। दूसरा नियम आप पढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सब कुछ? तो मैंने क्या बोलते हैं, दिमाग के ऊपर से नहीं ना जा रहा है, दिमाग के ऊपर से जाएगा तो बताना, ठीक है, उसको ठोक ठाक के दिमाग के अंदर डाल के रहेंगे, ठीक है। अब दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या, कुछ नहीं है, ये सारी चीजें परावर्तन के नियम के अनुसार ही हो रही है। देखिए कैसे, अवतल दर्पण के लिए बात करें, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए ही बात करें। मान लेते कोई प्रकाश किरण इधर से आके इधर गई, ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होके गई, फोकस से होके इधर गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इधर से आके इधर से नहीं गई, वो क्या गई, देखो ये प्रधान अक्षीय समानांतर नहीं है, ये जो आपतित किरण है इस बार प्रधान अक्षीय समानांतर नहीं है, वो तो इधर जा रही है प्रधान अक्षीय से, तो समानांतर नहीं है। यहाँ पे क्या होगा भैया, देखो यहाँ पे भी हम लोग अगर किरण आरेख का नियम को पढ़ने से पहले अगर परावर्तन का नियम लगाए तो आराम से समझ सकते हैं। क्या तुमको पता है, ये परावर्तक तल है और ये क्या आपतित किरण, तो यहाँ पे क्या होगा, अभिलंब बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, अभिलंब बनेगा। अगर अभिलंब बनेगा, सॉरी यहाँ पे आपतन बिंदु होगा तो यहाँ पे एक अभिलंब बनाना पड़ेगा। अभिलंब अगर ऐसे होगा तो ये आपतन कोण, इस बार ये क्या होगा, आपतन कोण के बराबर इधर क्या बनेगा, परावर्तन कोण, और उतना डिग्री कोण बनाते हुए क्या होगा, इधर चली जाएगी, ठीक है। तो परावर्तन के नियम के अनुसार तुम देख सकते हो क्या कि अगर कोई प्रकाश की किरण क्या इस अवतल दर्पण के फोकस होके गुजरते हुए इस परावर्तक सतह पे पड़ती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो इधर चली जाएगी, और जाते समय ये प्रकाश किरण इस प्रधान अक्ष क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। समझ लो, देख रहे हो ना डायग्राम, देखो अगर इधर से गई तो परावर्तन के बाद इधर चली जाएगी और जाते समय ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, मतलब ये प्रधान अक्ष क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। और इससे पहले वाला अगर इधर से आई तो इधर चली जाएगी और इधर से आई तो इधर चली जाएगी, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। समझ गया? तो दूसरा नियम क्या है कि अगर कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण
के फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष के समानांतर होते हुए आगे बढ़ जाती है, मतलब चली जाती है। मतलब समझे ना, इधर से होते हुए अगर फोकस से होते हुए इस दर्पण के परावर्तक सतह पे टकराएगी, ठीक है, तो ये परावर्तन वाला इधर चल जाएगी। जाते समय ये क्या होगा, ये जो प्रकाश किरण है वो क्या होगा, इस प्रधान अक्ष के ब्लैक वाले लाइन का क्या होगा, समानांतर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से बनाइएगा तो आपका दिखेगा, वहाँ समानांतर हो जाएगा। दिक्कत आप लोग को पहला नियम समझ में आया? पहला नियम ठीक इसका उल्टा था, अगर इधर से आया तो फोकस से कोई गुजरेगा और अगर फोकस से गया तो इधर ही चली जाएगा। दिक्कत ये दोनों एक दूसरे के नियम के उल्टा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा, अगर कोई प्रकाश की किरण क्या अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरते हुए इस परावर्तक इस चमकीले सतह पर पड़ती है तो बताओ वहाँ परावर्तन के बाद वो प्रकाश की किरण क्या होगा। तो प्रकाश किरण इसके समानांतर होते हुए इधर चली जाएगी। ये नहीं कि ये प्रकाश किरण ऐसे आएगी, नहीं, अगर ये फोकस से होकर गई तो इधर चली जाएगी और वो जाते समय इसके समानांतर ही रहेगी। समझ में आ गया? अगर इधर से आके फोकस पे पड़ी, इधर से आते हुए फोकस पे आएगी तो परावर्तन इधर चल जाएगी और जाते समय क्या होगा, इसके समानांतर ही रहेगी। आप लोग सीधा ऐसे बना लेना, ठीक है। समझ में आ गया? इसको मिटाते हैं। दूसरा नियम भी समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। मिटाते हैं इसको और हम लोग पढ़ते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आया है, कुछ है नहीं, वहाँ पे परावर्तन का नियम ही लगेगा, ठीक है। देखिए कैसे परावर्तन का नियम अगर आपको पता है, आई आर ये सब आपको पता है कैसे निकालते हैं, उन दोनों में कैसे रिलेशन है, बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे हम लोग समतल दर्पण के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे सेम उसी प्रकार का है, यहाँ P होगा, यहाँ इसका F होगा, यहाँ पे कहीं पे C होगा और ये अगर अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रकाश किरण इधर से होके गुजरी, मतलब ये जो वक्रता के इधर से होते हुए वक्रता केंद्र से होते हुए पड़ी तो क्या होगा, इधर से आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी तो इधर चली जाएगी, ठीक है। दिक्कत अगर वो वक्रता केंद्र से ही होके गुजरी, मतलब इधर से इधर पड़ी या इधर से आते हुए इधर पड़ी तो क्या होगा। तो आपको पता है इस समय ये जो प्रकाश किरण इस गोलीय दर्पण जो अवतल दर्पण है उसका वक्रता केंद्र से होके जाएगा, तो इस समय क्या कहलाएगा, आपतन किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। अच्छा आपतित किरण, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। अब आपको पता रहना चाहिए अगर ये आपतन बिंदु है, अगर ये आपतन बिंदु है तो इस पर हमको एक अभिलंब खींचना है। क्या खींचना है, अभिलंब। तो इस आपतन बिंदु पे अभिलंब क्या होगा, इस C और P को मिलाने वाली सीधी रेखा, और C और P को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या बोलेंगे, आपका इस बिंदु पर स्थित अभिलंब। दिक्कत अच्छा बताओ, दो रेखाएं एक दूसरे पे ऐसे चढ़ गई, एक दूसरे पे ही आ गई, तो उन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा। याद है ना, एक क्वेश्चन करवाया है, अगर ये एक रेखा है, दूसरी रेखा ये है और दोनों एक दूसरे पे ही ऐसे सटी हुई, दोनों एक दूसरे पे आ गई है, इंक्लाइन करी है, ठीक है, दोनों सॉरी इंक्लाइन नहीं, दोनों एक दूसरे पे ऐसे हो गई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच को क्या, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। तुमको पता है कुछ भी झुकाव रहेगा तो कोण बनेगा, और दोनों एक दूसरे में सटे हुआ एक के ऊपर एक है तो उन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे तुमको पता अभिलंब भी इसी रेखा पे है और आपतित किरण भी इसी रेखा पे है, तो यहाँ पे आपतन कोण कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। अगर आपतन कोण 0 डिग्री है, अगर आपतन कोण 0 डिग्री है तो बताओ परावर्तन कोण आपतन कोण का मान बराबर होता है, तो परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री। परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री कब होगा, जब वो भी अभिलंब के साथ क्या होगा, सट के ही नीचे आ जाएगा, सट के ही क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। तो समझो यहाँ पे प्रकाश किरण ऐसे गई सीधा, यहाँ अभिलंब खींचे, आपतन कोण 0, तो परावर्तन कोण 0 होने के लिए मतलब क्या होना चाहिए, प्रकाश किरण को टकरा के वापस ऐसे ही आ जाना चाहिए,
तभी ना परावर्तन कोण भी 0 होगा। अब परावर्तन कोण और अभिलंब के बीच भी कोण कितना होगा 0 होगा, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा 0 ही होगा। मतलब भैया मतलब अगर कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के वक्रता कोण से होके जाएगा तो परावर्तन का वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाएगा, वहां पे भी क्या होगा आपतन कोण का मान 0 हो जाएगा, तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा 0 हो जाएगा। इसी को किरण आरेख का तीसरा नियम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। क्या कि अगर कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह वापस उसी पथ से लौट आती है जहां से वह गई थी। समझ में आया ना? यहाँ पे भी परावर्तन के नियम का पालन हो रहा है। आपतन कोण का मान 0 तो परावर्तन कोण का मान भी 0। ठीक है, एक बार और ठीक से समझा दें। ठीक है, मतलब अगर समझ लो कोई ये है अवतल दर्पण है, ठीक है, इसका ये P बिंदु है, ये C बिंदु है, बीच में कहीं F बिंदु होगा। ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ से वक्रता केंद्र से होते हुए यहाँ पे आके पड़ी तो तुमको पता है यहाँ पे तुमको क्या खींचना पड़ेगा, एक अभिलंब खींचना पड़ेगा। ये इस समय आपतित किरण हो जाएगा तो ये आपतन बिंदु, तो यहाँ पे अभिलंब खींचना मतलब C और ये आपतन बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या बोलेंगे अभिलंब बोलेंगे। अब देखो अभिलंब और तो आपतित किरण दोनों एक दूसरे पे सटा हुआ है, तो आपतन कोण का मान अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, आपतन कोण का मान 0 डिग्री। तो परावर्तन के नियम के अनुसार अगर आपतन कोण का मान 0 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होना चाहिए 0 डिग्री। अगर परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री हुआ मतलब क्या परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या हो जाएगा डिग्री 0 डिग्री, मतलब वो भी क्या होगा इधर से इधर ऐसी चली जाएगी, सॉरी इसी रेखा पे वापस ऐसे चली जाएगी, तभी ना 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऐसा होगा तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा 0 डिग्री। मतलब देखो प्रकाश किरण ऐसे आएगी और टकराने के बाद वापस इधर चल जाएगी, वो ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी ना कहीं जाएगी। ठीक है, वो अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वक्रता केंद्र से ही वापस ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो इस समय आपतन कोण का मान 0, परावर्तन कोण का मान 0। अच्छा बताओ विचलन कोण का मान कितना होगा, विचलन कोण का मान कितना होगा? तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको पता है प्रकाश अगर ऐसे आ रहा था ऐसे आ रहा था ऐसे आ रहा था, उसको सीधा ऐसे जाना चाहिए था लेकिन वो वापस ऐसे ही लौट गया। तो देखो जाना चाहिए था इधर और लौट गया इधर, इन दोनों के बीच का कोण कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ विचलन कोण का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा। या फिर तुमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मुलाइज कर तो क्या होता है 180 डिग्री माइनस 2i, तो 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 0 डिग्री हो जाएगा, तो क्या होगा 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री मतलब 180 डिग्री। मतलब प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे आया था, जाना चाहिए था इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर ही लौट गई। तो प्रकाश को जहाँ जाना चाहिए था, प्रकाश जहाँ लौट गए, उन दोनों के बीच का कोण ही क्या कहलाता है विचलन कोण। तो यहाँ विचलन कोण का मान क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन में एक बार पूछा था कि एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, गोलीय दर्पण के जो वक्रता केंद्र है उससे प्रकाश किरण गई है, ठीक है, और दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहीं गई है। ठीक है, तो बताओ उस समय जो विचलन कोण का मान होगा वो कितना होगा। तो इस समय अगर वक्रता केंद्र से आई है तो वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। तो तुमको पता है प्रकाश इधर आ रही थी, इधर जाना चाहिए था लेकिन यहीं से इधर चली गई। तो जहाँ जाना चाहिए था जहाँ चली गई, उन दोनों के बीच क्या जो कोण होता है वही विचलन कोण कहलाता है। तो यहाँ विचलन कोण का मान क्या होगा 180 डिग्री। तो वैसे भी बता सकता है डायग्राम के माध्यम से या फॉर्मूला के माध्यम, जो विचलन कोण फॉर्मूला है उसके माध्यम से बता सकता है। ठीक है, तो ये 3 गो नियम था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा, इससे एमसीक्यू भी पूछा जाता है। इस सारी चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। एक बार हम तीनों को रिकॉल करवा दें फिर से, ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम लोग को। ठीक है, एक बार फिर से हम रिकॉल करा दे रहे सबको क्या क्या था, पहला नियम क्या था, दूसरा नियम क्या था, तीसरा नियम क्या था, हम अच्छे से समझा दे रहे हैं।
हम बोले अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ये क्या है, P है, ये C है, ठीक है, P है, C है। अगर ये अवतल दर्पण डायग्राम ज़्यादा नहीं बनाएगा, अगर कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर है तो वो कहाँ से, परावर्तन के बाद इधर चली जाएगी, फोकस से होकर ही गुजरेगा। पहला नियम ये है। दूसरा नियम बोलता है कि अगर कोई प्रकाश ऐसा है, ठीक है, P है और यहाँ C है, अगर कोई प्रकाश किरण इसके फोकस से मतलब यहाँ से आके, मतलब यहाँ फोकस है, यहाँ पे आके फोकस से होकर गुजरी, इधर से गुजरेगी तो कुछ और होगा, इधर से गुजरेगी नहीं, अलग अलग कुछ और होगा, इधर से गुजरेगा कुछ और, यहाँ से गुजरेगा कुछ और होगा। लेकिन अगर वो फोकस से होकर गुजरेगी तो परावर्तन के बाद वो इधर चली जाएगा, वो जाते समय क्या होगा, इस प्रधान अक्ष के समानांतर होगा। ये दूसरा नियम बोलता है, ठीक है। ठीक इसका उल्टा है, देखो, ठीक इसका उल्टा, अगर इधर से गया तो इधर चल जाएगा, अगर इधर से गया तो इधर चल जाएगा, ठीक है। तीसरा नियम बोलता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण है, अगर कोई प्रकाश किरण है जो क्या है, इस P है यहाँ पे, सॉरी P है, F है और C है, अगर वो C से होकर प्रकाश अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पे पड़ती है तो वापस उसी तरफ लौट आएंगे, क्योंकि आपतन कोण का मान यहाँ क्या होगा, 0 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री, मतलब जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से लौट आएगी, ना वो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, इधर से आई तो इधर ही लौट जाएगी, ठीक है। यहाँ आपतन कोण का मान भी 0, परावर्तन कोण का मान भी 0 और विचलन कोण का मान 180 डिग्री होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना इन सब चीज़ों को, ठीक है, जो किताबों में अक्सर नहीं रहती है लेकिन क्वेश्चन इसी से आता है, प्रीवियस ईयर में आया है, बोले भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। तो इस चीज़ों को अच्छे से डिटेल से याद रखना, ठीक है। तो अभी हम लोग का अवतल दर्पण वाला जितना भी चीज़ था खत्म हो गया। अब अवतल दर्पण का एक प्रूफ आता है R=2f, उस चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, अच्छे से याद कर लेना हम लोग, ठीक है। एकदम जम के हम दोनों मेहनत, मतलब हम और आप लोग मेहनत कीजिएगा, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा आपका हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो बहुत मेहनत करना, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।